Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the third video in this series in which we are taking up all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics, क्योंकि ये वो questions हैं या वो topics हैं जिनसे maximum questions पूछे जाते हैं नीट में. तो अगर हम ये पूरी सीरीज़ को तुम लोग फॉलो कर लेते हो तो यू कैन ईजली एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 150. ठीक है, मतलब 150 प्लस आएंगे, बट 150 इज़ द मिनिमम स्कोर दैट यू कैन एक्सपेक्ट अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन दैट आर मोस्टली आस्क्ड इन द नीट एग्जाम. ऑल्सो हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी है जिसका नाम है सूर्य और सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज़, जिसमें वी लास्ट ईयर वी प्रिडिक्टेड अ पेपर ऑफ 712 मार्क्स. जो नीट में पेपर आया था 712 नंबर का, वो हमने प्रिडिक्ट किया था अपनी टेस्ट सीरीज़ में. सो इट इज़ जस्ट 15 टेस्ट सीरीज़ क्योंकि कम है और उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़ नीट में. सो या यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट इफ़ यू वॉन्ट. ऑल्सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज़ पेंडुलम. ठीक है, अब पढ़ते हैं. पेंडुलम एक बहुत ही मतलब एक तुम टॉपिक समझो कि वर्क पावर एनर्जी का भी टॉपिक है, ऑसिलेशंस का टॉपिक है मेनली. तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. एनर्जी बनती है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, रिलेशंस होते हैं. एक पेंडुलम अर्थ में है, एक मून में है, बताओ क्या क्या डिफरेंस आ रहा है. तो ऐसे क्वेश्चंस को सारे हम ट्राई करेंगे, आज कर लें. आई हैव टेकन अप क्वेश्चंस, PYQs हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस हैं और एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट के लिए अच्छे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद पेंडुलम. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे. व्हाट इज़ पेंडुलम? पेंडुलम एक ऑब्जेक्ट होता है सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट स्विंग्स बैक एंड फोर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. क्या मतलब है इसका? एक फिक्स पॉइंट ऐसे बनाते हैं हम लोग पेंडुलम. ठीक है, ऐसे ऐसे ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से इसे सस्पेंड किया जाता है थ्रू अ स्ट्रिंग. ठीक है, और ये इसका बॉब है और ये ऐसे स्विंग करता है बैक एंड फोर्थ. मतलब कि ये ऐसे है, ये आगे गया, वापस अपनी पोजीशन पे आया. इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं और इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं. तो ये अपनी मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस मीन पर आया, फिर दूसरी तरफ की एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया. इसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन और इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. ठीक है, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जो मैंने अभी बताया, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, एंड कैन एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर सर्टेन कंडीशंस. देखो, ऑसिलेटरी मोशन होती है, उसका एक पर्टिकुलर टाइप होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर SHM. ठीक है, तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये पेंडुलम जो है वो SHM के अंडर भी कंसिडर हो सकता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक इट हैज़ एन इक्वेशन, तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं. ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पेंडुलम. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो है सिंपल पेंडुलम. ठीक है, उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंड पेंडुलम, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल पेंडुलम. ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या है? इसका एक स्मॉल बॉब होता है जिसको हम पॉइंट मास लेते हैं. मतलब मैं तो भी इतना बना रही हूँ, पर ये एक्चुअली में क्या है, एक पॉइंट मास है. ठीक है, दूसरी एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है ऑफ लेंथ L, जैसे मैंने ये बनाई, ये स्ट्रिंग है लेंथ L की और एक ऐसी है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है. ठीक है, और एक फिक्स सपोर्ट होता है जो मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया था, वो फिक्स सपोर्ट है. ठीक है, एजम्पशंस क्या लेने हैं कि मोशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, नो एयर रेजिस्टेंस. कि जैसे ये जब मोशन हो रहा है ना, तो ये वैक्यूम में हो रहा है, तो कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये आराम से आगे पीछे जा सकता है. ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इज स्मॉल, ज़्यादा दूर नहीं जाता है, एम्पलीट्यूड छोटा ही होता है. ठीक है, और तीसरा है द स्ट्रिंग रिमेन्स टॉट थ्रू आउट द मोशन. क्या मतलब है इसका? कि जो स्ट्रिंग है और ये ऐसे गया तो ये स्ट्रिंग टॉट रहती है, ऐसे ऐसे नहीं हो जाती कि यहीं हो गई फिर यही, मतलब ऐसे मुड़ती नहीं है, ऐसे सीधी रहती है बिल्कुल ही. ठीक है, ये इसकी एजम्पशंस हैं. ओके, हम देखते हैं कंपाउंड पेंडुलम. अब कंपाउंड पेंडुलम क्या चीज़ है? एनी रिजिड बॉडी ऑसिलेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. क्या मतलब इसका? जैसे वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग बना रहे थे, यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, एक रिजिड सी बॉडी बनाएंगे, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमारे इसके बॉब की तरह काम करता है. ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल एक्ट लाइक द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पिवट. ठीक है, जैसे ये पिवट है ना, ये वाला पॉइंट होता है पिवट पॉइंट, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आगे देख लेंगे, बट दैट्स द रिलेशनशिप. ओके, दैट्स कंपाउंड पेंडुलम फॉर यू. फिजिकल पेंडुलम और फोकॉल्स पेंडुलम आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर एक बार पढ़ लेते हैं क्या है. फिजिकल पेंडुलम मतलब कोई रियल पेंडुलम है वेयर मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आर कंसिडर्ड. यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसिडर करते हैं और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंसिडर करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल एक स्विंगिंग रॉड, कोई रॉड है वो स्विंग कर रही है, तो वो वाला. ठीक है, और फोकॉल्स पेंडुलम होता है रोटेशन ऑफ अर्थ को. ठीक है, अब देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. व्हाट इज़ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन. अब ना बच्चों को ये नहीं पता होता कि एक फुल ऑसिलेशन होती कितनी है. तो बेसिकली एक फुल ऑसिलेशन होती है, जैसे ये यहाँ पे गया,
ठीक है, यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ पे गया और फिर यहाँ से वापस आया, इसे कहते हैं फुल पेंड, मतलब एक फुल ऑसिलेशन। वापस जाना वापस आना, मतलब जाना वापस आना, जाना वापस आना, इधर जाना वापस आना, ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है वो कितना लगता है इसको, 2 पाई अंडर रूट L/G, ये इसका फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल ही याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। यहाँ पे L क्या है, लेंथ है पेंडुलम की मीटर्स में। ठीक है, ऐसा यूनिट में लिखनी है, कहीं सेंटीमीटर में दी होगी तो उसे सेंटीमीटर में नहीं लिख लेना, मीटर्स में लिखना है। और जी की वैल्यू तुम्हें पता ही है, और 2 पाई तो कांस्टेंट होता है। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। टाइम पीरियड मास से डिपेंडेंट है नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली स्प्रिंग के साथ आते हैं, और स्प्रिंग में टाइम पीरियड होता है मास डिपेंडेंट, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में मतलब इतनी ऑसिलेशंस हो रही है, तो ये अगर एक सेकंड में हो रही है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टाइम पीरियड, तो वही फॉर्मूला उल्टा कर दो। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लेंथ एंड ग्रेविटी। लेंथ और ग्रेविटी का क्या रिलेशन होगा, इसको पढ़ने से पहले देखो, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है G के। ईजी, तो समझ आ रहा है फॉर्मूला से, बस वही है। इंक्रीज़ करेंगे लेंथ में तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अगर इंक्रीज़ करेंगे जी में तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। ऑल्सो टाइम पीरियड बढ़ना और कम होना का क्या मतलब होता है, अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है मतलब उस चीज़ को यहाँ, मान लो ये मेरा पेंडुलम है, उसको यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कि उसकी स्पीड कम हो गई है, वो स्लो हो गया है। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब होता है स्लो हो जाना। ठीक है, ओके, देखते हैं अब लॉज ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के कुछ लॉज हैं, तुमने जो पढ़ लिया ना, बस उसी को एक तरीके से लॉ के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म। आइसो मतलब होता है सेम, यानी कि ये एम्पलीट्यूड चाहे तुम बढ़ा लो कम कर लो, टाइम पीरियड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड के, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस ओनली। हमने स्टार्टिंग में ही देखो यहाँ पे हमने किया था एजम्पशन कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज़ स्मॉल, तभी हमने एम्पलीट्यूड स्मॉल रखा है। अगर बढ़ जाएगा तो फिर डिपेंड करने लग जाएगा, बट अगर स्मॉल ऑसिलेशंस है तो एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट L के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, जैसे तुम पहाड़ों पे चले गए वहाँ पे जी की वैल्यू कम हो जाती है ना, जी की वैल्यू कम है यहाँ पे, राइट। अगर जी की वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि पेंडुलम स्लो हो जाएगा, है ना। टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ना मतलब पेंडुलम का स्लो हो जाना। ओके, इजी टू रिमेंबर, बस इसको याद रखना बेसिकली, और टाइम पीरियड बढ़ना और घटने का क्या मतलब होता है। वैसे तुम्हें ये सब चीज़ें याद हो जाएगी एज वी प्रोसीड, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे। ओके, देखते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। अब एक सेकेंड्स पेंडुलम ना एक स्पेशल टाइप का पेंडुलम होता है। अ सेकेंड्स पेंडुलम इज़ अ सिंपल पेंडुलम ओनली हुज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड पेंडुलम है, उसमें सिंपल पेंडुलम से क्या अंतर है कि है तो वो सिंपल पेंडुलम ही, लेकिन उसका टाइम पीरियड हमने फिक्स कर दिया है 2 सेकेंड्स। ठीक है, अगर हमें टाइम पीरियड पता है और बाकी सब चीज़ें पता है कि हम जी मान लो कि अर्थ का ही है, जी हमें अर्थ का तो पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं L की वैल्यू के लिए, मतलब दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर L/G इज इक्वल टू 4 सेकेंड स्क्वायर, मतलब एस के सेकेंड स्क्वायर में देखना बट 4, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें आंसर मिलेगा 99.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अ सेकेंड्स पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर ऑन अर्थ। अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर हुआ ना, ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 99 पॉइंट समथिंग है, तो इसको हम अप्रॉक्स करके 1 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ कितनी आई, 1 मीटर, टाइम पीरियड कितना होता है इसका 2 सेकेंड अर्थ पे। ठीक है, बाकी जगह कहीं डिफरेंट होगा टाइम पीरियड, क्योंकि जी की वैल्यू डिफरेंट होती है बाकी जगह। ठीक है, बस इतना ही है। इट हैज़ द लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर ऑन अर्थ। देन सिंपल पेंडुलम इन डिफरेंट कंडीशंस। सिंपल पेंडुलम हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में सिंपल पेंडुलम कैसा होता है। तो मून पे तुम याद करा करो, अर्थ से जब मून पे जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, ये तो पता ही है। अगर जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी कि स्लो हो जाएगी वो चीज़, टाइम पीरियड इंक्रीजेज, वही है। इनसाइड अ लिफ्ट मूविंग अप मूविंग डाउन एंड अ फ्री फॉलिंग लिफ्ट। अब ना लिफ्ट वाले क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़ा होता है कि कैसे कैसे है, तो इसका देख लो एक बार। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है यानी कि इसकी मूवमेंट ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है,
लेट्स से द लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटिंग, तो इसका जी नीचे की तरफ लग रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो एक नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगता है, मतलब जिस तरफ इसका मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट तुम एक सूडो फोर्स लगा दो। अभी मैं इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रही हूँ, बट इतना समझ लो, अगर कोई भी आगे टॉपिक आया तो मैं कॉन्सेप्ट भी कवर कर लूँगी, बट सिंस दिस हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आई हैव टू मेक इट शॉर्ट फॉर यू टू बी एबल टू सी इट नाइसली। तो बेसिकली क्या करा करो, जब भी लिफ्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, उसके ऑपोजिट उसमें फोर्स लगा दो, ठीक है, सूडो फोर्स कहते हैं इसको, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी वो जी को बढ़ा देगी, है ना। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू बढ़ जा रही है, तो टी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना। और अगर लिफ्ट मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, मूविंग अप का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, मूविंग डाउन, जी डिक्रीजेस और टी इंक्रीजेस। अब फ्री फॉलिंग लिफ्ट है, फ्री फॉल का मतलब ही क्या होता है कि जी की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, अगर जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो टी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, यानी कि कोई ऑसिलेशन होगी ही नहीं। इनफाइनाइट टाइम का क्या मतलब है, वो ऐसे ही कर रहा है, वो ऑसिलेट हुई नहीं, कभी ऑसिलेशन से नहीं होगी, ठीक है। और हायर ऑल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, जी कम होता है, टी बड़ा होता है। अब देखते हैं द पोल्स वर्सेस इक्वेटर। पोल से तुम्हें क्या समझ आता है, हायर ऑल्टीट्यूड से ना, पोल से हायर ऑल्टीट्यूड ही समझा करो। तो पोल्स में क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू, सॉरी, पोल्स वर्सेस इक्वेटर। तो पोल्स देखो ऐसे होते हैं, ये इक्वेटर होता है, यहाँ पे पोल्स होते हैं, है ना। तो जो जी होती है इसकी वैल्यू हायर होती है पोल्स में, तो टी इज़ लेस देयर एट पोल्स एंड मोर एट द इक्वेटर, ठीक है। जी इज़ हायर एट पोल्स, पोल्स में जी की वैल्यू ज़्यादा है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बस यही है। एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम। अब हम देखते हैं एनर्जी क्या होती है एक सिंपल पेंडुलम के केस में। ड्यूरिंग ऑसिलेशंस द पेंडुलम्स एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब है इसका, कि जब हम एक सिंपल पेंडुलम को कंसिडर कर रहे हैं और उसकी एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं, इसको ना एक सिस्टम माना करो, ठीक है, ये एक सिस्टम है। तो और इस सिस्टम में एनर्जी कंजर्व्ड है, एंड व्हाट इज़ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ही लिया करो, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि तभी हमने ना वो स्टार्टिंग में किया था कि कोई ये पूरा मोशन वैक्यूम में होता है, ये वाली जो असम्पशन थी, मोशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, दैट वाज फॉर दिस ओनली, कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं पूरे, है ना। हाँ, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अपने दिमाग में इतना रखो कि जब भी मैं पेंडुलम की बात कर रही हूँ तो उसमें एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे पास दो ही टाइप की एनर्जी हो सकती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं, जो सबसे इसकी लोएस्ट पोजीशन होती है ना वो इसकी मीन पोजीशन होती है, और जो इसकी सबसे एक्सट्रीम पोजीशन होती है वो होती है इसकी पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखते हैं, एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब कि जो हमारे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का केस है, यहाँ पे हो रही है एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। मैंने वही बोला, बॉब का यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होता है, देखो यहाँ पे बॉब इधर से इधर चला गया तो हाइट बढ़ गई है, यहाँ पे रेफरेंस लेवल लें तो हाइट बढ़ गई है, और ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर नहीं जा सकता ये। और हाइट से तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसकी मैक्सिमम हाइट है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू mgh। पोटेंशियल फॉर्मूला तो पता ही है, mgh होता है। तो मैं बस इतना याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन में सारी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, और जब मीन पोजीशन होता है तो सारी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, बस दैट्स इट। जैसे कि एट मीन पोजीशन विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट, जो बॉब होता है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। क्यों होता है ऐसा, मतलब क्या, ये कहाँ से हो रहा है, देखो बहुत इजीली तो तुम इसको विजुलाइज करना। ये पहले इधर था, ये पहले इधर गया और इधर जाके रुका ना पहले, तो यानी कि यहाँ जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम हो रही है ऊपर जाते जाते, क्योंकि इसको एनर्जी लग रही है ना, यहाँ जाते जाते इसकी एनर्जी कम हो गई, फिर यहाँ से ये वापस आ रहा है, और वापस आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन तेज़ आता है ये, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है इस केस में, ठीक है। तो जब मीन पोजीशन पे वापस आती है कोई चीज़ तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे बॉब की मैक्सिमम वेलोसिटी है वी मैक्स है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है विच इज़ जीरो एट द रेफरेंस लेवल। हम ये वाला रेफरेंस लेवल मानते हैं, यहाँ पे जीरो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एंटायर एनर्जी इज़ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे सारी एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है और कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, तो एंटायर एनर्जी इज़ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे वी मैक्स है तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन है, हमने मतलब एक्सट्रीम्स का पढ़ लिया कि अगर मीन में है तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, और अगर एक्सट्रीम पे है तो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। अब किसी भी बीच की पोजीशन है, लाइक इट्स लाइक एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, तब क्या होता है,
एनर्जी पार्टली काइनेटिक होती है, पार्टली पोटेंशियल होती है, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। वही चीज़ है जो मैंने बताई कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, पर कुछ कभी बीच में कोई एनर्जी पोटेंशियल हो सकती है, कोई काइनेटिक हो सकती है, बस यही। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बहुत ईजी है, तुम इसको समझने की कोशिश करना। जो मेरा ये बीच वाली लाइन है ना, ये मेरी मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा, ये पोटेंशियल ग्राफ लिखते हैं। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है क्योंकि मैक्सिमम हाइट होती है, मीन पे जीरो जाती है, एक्सट्रीम वापस बढ़ जाती है, और ऐसे इसी का उल्टा होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो तुम ऐसे करके ग्राफ इसलिए बना सकते हो। 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। ये इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे एक बार। तो ये सारी चीज़ें हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल, आई थिंक यू गॉट इट। एक होता है डैम्प्ड एंड फोर्स्ड पेंडुलम। ये इसका क्या मतलब है, ये वैसे तो सिलेबस में है नहीं, बट आई थिंक इट शुड बी लाइक यू शुड नो दिस, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डाला है। देखते हैं डैम्प्ड पेंडुलम क्या होता है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से या फिर मीडियम रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी ग्रेजुअली कम होती रहती है। तो हमारा तो देखो मेन चीज़ यही था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फ्रिक्शन वगैरह आ जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो एम्पलीट्यूड टाइम से डिक्रीज होता रहेगा, ऑसिलेशंस बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं डैम्प्ड पेंडुलम। एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, फिर मीडियम रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक फोर्स पेंडुलम होता है। अगर एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो पेंडुलम ऑसिलेट करता रहेगा एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, ऑसिलेशंस बिकम वेरी लार्ज। क्या मतलब है इसका, जैसे कि हो रहा है और डैम्ड ऑसिलेशन है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है और हम बाहर से लगा रहे हैं। जैसे हमारे नॉर्मल केस में होता है, अगर तुम यहाँ पे कोई पेंडुलम को वो करोगे और मान लो ये खुद ब खुद रुकने लग जाएगा, है ना, फिर मैं इसको एडिशनल फोर्स लगा लगा के करूँ आगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आएगी जिसे रेजोनेंस कहते हैं, जहाँ पे ऑसिलेशन बहुत लार्ज हो जाएगी। डू वी वांट दैट, नो वी डोंट, है ना, बस यही है। अब कंपाउंड पेंडुलम, मैंने कहा था कि कंपाउंड पेंडुलम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जो ऊपर में हमने पढ़ा था। अब उसका फॉर्मूला यही है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π√I/में mgd, विच इज़ एनी रिजिड बॉडी ऑसिलेटिंग अबाउट अ पिवट इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग नहीं होती, एक पिवट होता है उसके आसपास, मतलब पिवट ना तुम ऐसा मान लो, ऐसा सा एक पिवट होता है, उसके आसपास ये स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग नहीं होती है, एक रिजिड बॉडी होता है, वो ऑसिलेट करता है उस पॉइंट के अबाउट, एंड इट्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/I/mgd, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पिवट, एम है मास, जी है उसका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और डी है डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द COM। क्या मतलब है इसका, वैसे मान लो इसका पिवट ये वाला पॉइंट है और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये होता है डी, जो कि हर केस में L/2 नहीं होगा, विच इज़ L इज़ द फुल लेंथ, हर केस में नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, उसी से निकाला जाएगा, ठीक है, वही होगा पिवट टू द COM का डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। वैसे यूजुअली नीट में क्वेश्चन नहीं आते इससे, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, इफ़ द पेंडुलम इज़ अ यूनिफॉर्म रॉड पिवटेड एट वन एंड, इट्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√2L/3g, ठीक है। अगर पेंडुलम एक यूनिफॉर्म रॉड है पिवटेड एट वन एंड, ऐसे मतलब कि एक ऐसा है कंपाउंड पेंडुलम के केस में, इट इज़ पिवटेड एट वन एंड, ये वाला एंड से पिवटेड है और इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, और एक यूनिफॉर्म रॉड है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसका टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से आ जाएगा। टी, तुम इसको डिराइव कर सकते हो इससे भी, ठीक है, यू कैन ट्राई। टी इज इक्वल टू 2π√2L/3g। तुम्हें बस क्या आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए और COM सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ सेकंड्स पेंडुलम, देखो ये क्वेश्चन आया था PMD 1994 में, ऑल्दो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट सेकंड्स पेंडुलम डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। अ सेकंड्स पेंडुलम इज माउंटेड इन अ रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेज व्हेन द रॉकेट कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, moves around the earth in a geostationary orbit, moves up with a uniform velocity, moves up with a uniform acceleration। अब देखो क्वेश्चन में सेकंड्स पेंडुलम का जो केस गिवन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिंपल पेंडुलम से भी काम चल जाता, बट किसी को पता ही ना हो कि सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, वो क्वेश्चन पढ़ते ही छोड़ देगा कि क्या है ये, मेरे को तो आता ही नहीं, कुछ अलग सा होगा। तो नाउ यू नो कि इट इज़ जस्ट नथिंग बट द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब इसमें बोला है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज, यानी कि टाइम पीरियड को कम करना है। टाइम पीरियड कम कब होगा, जब जी ज़्यादा होगा। जी ज़्यादा कब होगा देखते हैं। कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जी ज़्यादा होगा ही नहीं। मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, नहीं होगा। मूव्स अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो, मूव्स अप, सॉरी, कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हम कंसिडर कर सकते हैं, बट मूव्स अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन 0 होता है, तो यहाँ पे तो ये केस बनता ही नहीं है, दोनों हो गए, कट गए।
कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड मूव्स अप विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारा केस है। अब इसको देखते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी इफेक्टिव होता है, ठीक है, जी इफेक्टिव जी लेते हैं। टी डिक्रीजेज व्हेन जी इफेक्टिव इंक्रीजेज, पॉसिबल व्हेन रॉकेट मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। क्या मतलब, टाइम पीरियड को कम करना है, अगर जी इफेक्टिव को बढ़ाना है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। अब जी इफेक्टिव कब बढ़ेगा, जब रॉकेट ऊपर जा रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। कैसे इसका केस है, ये रॉकेट है, मान लो ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, और इस पर नीचे की तरफ लग रही है ग्रेविटी, ठीक है। ऊपर जा रहा है, जब मैंने क्या बोला था, जिस तरफ मोशन है उसके ऑपोजिट कुछ लगा दो, है ना। तो ये फोर्स इसका नीचे हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, और ये जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, देन जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए। समझे क्या किया मैंने, एक बार मैं फिर से कर देती हूँ। जैसे ये रॉकेट है, लेट्स से ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, और इसमें नीचे लग रही है ग्रेविटी। एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वो ए होगा, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, ठीक है। सूडो फोर्स एक्ट करता है, फोर्स क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एक्सेलरेशन से, तो मैंने इसलिए एक्सेलरेशन बनाया FBD में, ठीक है। ऐसे करके होता है ये, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए, एक्सेलरेशन बढ़ गई। अब देखो पहला क्वेश्चन मैंने एक्चुअली उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ लिया था गलती से, बट इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, पर ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो इसमें एक ऊपर की तरफ लग रहा है और ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो जी इफेक्टिव जो है वो है जी माइनस ए, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो। तो इसलिए नो, दैट्स नॉट द आंसर। द आंसर इज मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप यू गॉट इट। अगर कोई भी डाउट हो जाए या फिर कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा लगे कि कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यू कैन ईजिली ड्रॉप दैट डाउट, या फिर उस टाइम स्टैम्प को भी छोड़ सकते हो। आई विल एक्सप्लेन इट in the comment section, okay, so you can do that also. Let's see our second question. A simple pendulum has a time period t1 when on earth's surface, t2 when taken to a height r above the earth's surface, where r is the radius of the earth. मतलब जो रेडियस है अर्थ का उतना ही उसको ऊपर ले गए चलेगा, यानी कि जो हाइट है वो r है, और यहाँ पे इसका टाइम पीरियड t2 है, तो रेशियो निकालना है t2/t1 का, ठीक है। तो g होता है एट द सर्फेस ऑफ अर्थ एट हाइट r, इट्स वैल्यू बिकम्स g डैश। तुम्हें पता है ये तो चलो ग्रेविटेशन चैप्टर का है कि जो जी होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर हाइट में जो जी उसकी वैल्यू होती है वो बदल जाती है, जी की वैल्यू हाइट से मतलब बदलती है, तो जो जी डैश होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू आर ही है और एच की वैल्यू आर है ना, हाइट होती है ये, ठीक है, ये आर के बराबर है। ऑल्सो ये सरफेस के अर्थ के सरफेस से हाइट ली जाती है, अर्थ सरफेस से, तो ये आर है, तो आर ये क्या हो जाएगा जी आर बाय आर प्लस आर विच इज़ 2r, 2r कट गया तो आ जाएगा g/4, है ना। जी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है g/4। अब हमें क्या निकालना है, t2/t1 निकालना है। मैंने पहले t1/t2 निकाला, फिर उसको उल्टा कर दिया। t1/t2 कितना है, 2π√L/g, t1 नॉर्मल है, t2 है 2π√L जी डैश विच इज़ g/4, है ना। जी डैश की वैल्यू कितनी है, g/4। इसको पुट किया, इसको सॉल्व किया, बहुत ईजिली ये सॉल्व हो गया। मैंने इसको जानू से करके दिखाया ताकि तुम्हें ईजिली समझ आ जाए, जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है कि ये नॉर्मल कट गया, ये √g है, t1 1/√g है, और मल्टीप्लाइड बाय ऊपर चला गया ये g/4, है ना, √g/4। इसको सॉल्व किया, आंसर आया 1/2, तो t2/t1 कितना आ जाएगा 2। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप यू गॉट इट। इसमें देखो ग्रेविटेशन की एक्स्ट्रा एक नॉलेज लग रही थी, बट वही है, एक पेंडुलम का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे चैप्टर्स में आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने इस पर जितने हो सकते हैं उतने कवर किए हैं। तुम ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। हमें पहले क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि जो एक तो ये रिलेशन, ठीक है, और दूसरा ये जो मैंने FBD बनाया था इसका लिफ्ट का, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट सूडो फोर्स लगा दो ऐसे केसेस में, ठीक है। हो गई एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन तो हमें क्या सीखने को मिला, एक तो ये फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला आता हो तो तुम इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को, रेशियो निकालना आता ही है बस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Okay. The period of a simple pendulum measured inside a stationary lift is found to be t. If the lift start accelerating upwards with acceleration of g/3, then the time period of the pendulum is कि एक पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, इनसाइड मेजर किया तो पहले t था, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ g/3, then the time period of the pendulum is what।
अगेन फॉर स्टेशनरी लिफ्ट T1 की वैल्यू क्या आएगी 2π√L/g। और अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग लिफ्ट है विद एन एक्सेलरेशन a, तो इसके सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, और इधर g भी लग रहा है, जो g इफेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा g+a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे T2 इज़ इक्वल टू 2π√L अपॉन में g+a। तो ये सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया T1/T2 इज़ इक्वल टू 2π/2π√L/g √L/g+a। वी जस्ट सॉल्व दिस आउट। ठीक है, ईजिली। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। एक्सेलरेशन वैल्यू g/3 दी हुई है, वी जस्ट पुट इट हेयर। ठीक है, इसको डाला, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा T1/T2, जो कि T1 को मैंने T लिया था इस केस में, √4/3, या फिर T2 की वैल्यू आ गई T√3/2, वही निकालनी थी, T√3/2। ठीक है, नॉर्मली बस जी इफेक्टिव निकालना आना चाहिए। ये भी बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एज मेजर्ड इन एन एलिवेटर डिसेंडिंग। देख रहे हो तुम, ये लिफ्ट वाले क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आते हैं, और तुम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या याद ही कर लो कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका जी बढ़ेगा क्योंकि सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो g+a हो जाएगा उसका इफेक्टिव जी, है ना, जी इफेक्टिव, बस वही है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एज मेजर्ड इन एन एलिवेटर डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन g/3 इज़ व्हाट। देखो सिंपल है, टाइम पीरियड, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इन अ लिफ्ट डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन g/3, है ना, लिफ्ट है नीचे जा रही है g/3 से, तो इसमें ऊपर की तरफ लग जाएगा g/3 और नीचे की तरफ क्या है g, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा g - g/3, जिस डायरेक्शन को तुम ले रहे हो पॉजिटिव वगैरह उस हिसाब से, तो g - g/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2g/3। अब क्या निकालना है, t इज़ इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव, बस यही होता है। जी इफेक्टिव की वैल्यू इधर डाली, सॉल्व किया, आंसर आ गया। प्रीटी इजी, राइट। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इज इक्वल टू 0 विद एन एम्पलीट्यूड a एंड अ टाइम पीरियड t। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इज इक्वल टू a/2 विल बी। हाँ, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है कि इसने x इज इक्वल टू 0 में, जैसे ये मान लो तुम्हारा x एक्सेस है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऐसे होता है ना नंबर लाइन में, तो यही चीज़ है। विद एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा। अब स्पीड वाले क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि किया ही नहीं है हमने, SHM का पार्ट होता है ये, SHM का पार्ट है, और उसमें जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब तुम्हें इस क्वेश्चन से ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, v इज़ इक्वल टू ओमेगा √a² - x², वेयर x डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी, जो कि यहाँ पे जैसे दी हुई है, a एम्पलीट्यूड होता है, और ओमेगा हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है। ठीक है, और जो ओमेगा होता है ना, इसका फॉर्मूला याद कर लो, 2πf विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2π/t। ये चीज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए, मतलब इसको तुम नहीं भूल सकते चाहे कुछ भी हो जाए। ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf और 2π/t। ठीक है, एट x इज़ इक्वल टू a/2, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा की जगह लिख लिया 2πt √a² - x², x की वैल्यू a/2 थी, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली, और आंसर आ जाता है वेलोसिटी का πa√3/t। ठीक है, ईजी। बस इसमें तुम्हें सॉल्व ही करना है, एक बार तुम्हें फॉर्मूला आता हो तो। दीज आर वेरी फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स है बिल्कुल ही, तो ये वाला फॉर्मूला सीखा हमने इससे। ठीक है, एक बार ना मैं सारे क्वेश्चंस वापस से गो थ्रू करवा दूँगी कि तुम्हें इस क्वेश्चन से बस ये चीज़ याद रखनी है, एंड दैट इज़ ऑल्सो हाउ यू डू योर फिजिक्स के पेपर की एनालिसिस। तो मैं ये भी सिखाना चाह रही हूँ कि अगर तुम कभी अपना फिजिक्स का पेपर अटैम्प्ट करते हो, उसके बाद उसके एनालिसिस करते हो, तो उससे क्या सीखना है, वो एक ही चीज़ होती है ना, उसी को बस एक बार दोबारा गो थ्रू करना होता है बार बार, ताकि वो चीज़ तुम दोबारा कभी गलत ना करो। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 2 पेंडुलम्स हैव टाइम पीरियड t एंड 5t/4। दो अलग अलग पेंडुलम्स हैं, उनका टाइम पीरियड है एक t का और एक है 5t/4। दे स्टार्ट SHM एट द सेम टाइम फ्रॉम द मीन पोजिशन। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम आफ्टर द बिगर पेंडुलम completed one oscillation? What will be the phase difference between them after the bigger pendulum completed one oscillation? ठीक है, देखो एक इसका ये है और एक इसका ये है, मतलब कि इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है तो ये थोड़ा स्लो है, तो ये ज़्यादा जल्दी है ना, बस यही चीज़ है, मैं बार बार वही कह रही हूँ। तो फेज़ डिफरेंस निकालना है इनके बीच का आफ्टर द बिगर पेंडुलम कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। जैसे कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब तुम ऐसा मानो कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है, और ये एक ही ऐसे जा रहा है,
अगर ये एक ही ऐसे जा रहा तो इसके तो बहुत सारे हो जाएंगे ना उसमें, तो हमें वो वाला टाइम निकालना है वो, या फिर फेस डिफरेंस निकालना है जब ये इन दोनों की एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो फेस डिफरेंस, ना व्हाट इज़ फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद कर लो बस, पिछले में एक फॉर्मूला याद किया था, इसमें एक और याद कर लो, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा तुम्हें पिछले में याद हो गया था, क्या होता है 2 पाई/t, वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड, और टी होता है एक कोई भी गिवन टाइम, मतलब रैंडम जो टाइम है, वेरिएबल जो टाइम है वो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फेस डिफरेंस निकालना है, फेस डिफरेंस निकालना है यानी कि डेल्टा फाई, जब भी कोई डिफरेंस आता है तो डेल्टा फाई होता है, और डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, दो चीज़ के बीच का डिफरेंस, फाई 1 माइनस फाई 2, ये वैल्यूज़ पुट करी, 2 पाई/t, टी माइनस में 2 पाई/, ये कहाँ से आ गया, देखो दूसरे वाले का टाइम पीरियड डाला, पहले पहले वाले का डाला, फिर दूसरे वाले का डाला, इसको ऐसे करके लिख लिया, कैसे लिख लिया, ये टी को बाहर ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें टाइम पीरियड गिवन क्या है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन देम आफ्टर द बिगर पेंडुलम कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, मतलब दिस इज़ द स्मॉल टी दैट वी आर टेकिंग, बड़ा वाला टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड जो कि कांस्टेंट है ना, एक पेंडुलम के केस में, क्योंकि उसकी लेंथ वगैरह सब कांस्टेंट है। हमें बोला है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए तब फेज डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे टाइम मतलब ये छोटा टी है, बिगर पेंडुलम कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, और बिगर पेंडुलम की एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगी, मतलब दिमाग लगाओ, एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगी वो तो हमें टाइम पीरियड ही बताएगा उसका, एक ऑसिलेशन ही तो कंप्लीट होने को टाइम पीरियड कहते हैं, बस वही है। बिगर पेंडुलम कौन सा है हमारा, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, 5t/4, वी सॉल्व दिस आउट एंड वी गेट आर आंसर एज पाई/2, पाई/2 रेडियंस में आता है आंसर हमेशा, ठीक है, इन सब केसेस में रेडियंस होता है, और हमें आंसर डिग्री मार्क करना है, तो पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक और चीज़ तुम ये याद रख सकते हो इस क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये तुम्हें याद रखना है, ये क्वेश्चन ही याद रखना है सच, ठीक है। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन थ्रू एन एंगल थीटा, ऐसे आ गया ये एक एंगल थीटा पे, एंड देन रिलीज्ड, द बॉब विल पास थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन विद अ स्पीड v। देखो जैसे ये हमारा है, यहाँ पे ये था, इसको हमने ऐसे एक एंगल थीटा पे रखा है, फिर इसको छोड़ दिया, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम, इसे इक्विलिब्रियम पोजिशन फिर मीन पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे वापस आया, मुझे बतानी है कि इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा केस है, लिखते जाओ, इस पेंडुलम की लेंथ एल है, ये यहाँ पे था पहले और अब ये यहाँ चला गया, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट ऊपर गया ये, और एक एंगल थीटा है, ठीक है। सपोज बॉब राइजेज अप टू अ हाइट h, आफ्टर रिलीजिंग, यहाँ से हमने जब इसको छोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मीन पोजीशन, यही है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन की मीन एनर्जी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है मीन पोजीशन की, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो mgh पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी इक्वल टू हाफ, यहाँ पे mgh क्यों लिया, देखो बहुत प्यारा है ये चीज़, तुम्हें इसको समझना है कि ये वाला रिलेशन तुम तभी लगा सकते हो जब तुम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो कहीं और की जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना, तुम मान लो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है h, कहीं मान लो यहीं तक गया होता है ये इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं होती, तो यहाँ पे mgh नहीं होता, mgh' होता, जो कि वो पर्टिकुलर हाइट है, और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती, इंटरमीडिएट पोजीशन। बिकॉज वी डू नॉट वांट टू कॉम्प्लेक्स आवर होल सिचुएशन, तो हमने इसको क्या लिया है, ईजिली हमने इसको बिल्कुल मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का केस लिया है, ठीक है। तो वी सॉल्व दिस आउट, mgh इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ये mm कट गए, क्या बचता है, h की वैल्यू यहाँ पे निकालनी ज़रूरी हो जाती है हमारे पास, क्योंकि हमें v मैक्स ही निकालना है, राइट। तो हम देखते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल लो, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये वाली लेंथ कितनी है, l माइनस एच, ये पूरा l है और ये h है, तो ये कितना हो गया l माइनस एच, ये पर्टिकुलर एंगल है थीटा, ये है 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, और ये l। सॉल्व करो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l माइनस एच बाय l, या फिर ईजिली भी कर सकते हैं, इतना कुछ अगर तुम्हें आती है वो चीज़ वेक्टर वाली तो वो कर लो, नहीं तो मैंने सबके लिए मतलब बिल्कुल बेसिक उसमें लिखा है, कॉस थीटा की वैल्यू l माइनस एच बाय l, l कॉस थीटा हो जाएगा l माइनस एच, और h हो जाएगा l माइनस एल कॉस थीटा, l को कॉमन ले लो, l1 माइनस कॉस थीटा, ये h की वैल्यू इंपॉर्टेंट है निकालना, ठीक है। तुमने यहाँ पे l की वैल्यू पुट करनी है। नाउ g, देखो v मैक्स कितना हो गया यहाँ पे, अगर इस वाले इससे देखें mgh इज इक्वल टू हाफ v मैक्स स्क्वायर से, 2 उधर गया,
और इसका ये इधर चला गया √2GH। वी मैक्स इज इक्वल टू √2GH और √2GH की वैल्यू पुट कर दो, √2GL 1 माइनस कॉस थीटा, विच इज़ योर आंसर टू √2GL 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर से एक बार मैं समराइज़ करती हूँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। हमने पहले इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे डाला और इसको मीन पोजीशन पे डाला। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन हमने खुद से चूज़ करी कि हमें लगा कि अगर हम इंटरमीडिएट करते हैं तो ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे, वी डू नॉट हैव दैट मच इन्फॉर्मेशन, सो वी पुट अप द एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, हमने हाइट मानी h, इसको ईजिली सॉल्व किया mgh इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर करके, क्योंकि वी नो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे आके सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v मैक्स होती है। तो हमने वो v मैक्स कैलकुलेट करना था। हमने इससे निकाला कि उसका फॉर्मूला होगा √2GH। तो g और 2 तो लिखा हुआ था, h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल के थ्रू निकाली यूजिंग पाइथागोरस या जो भी मान लो कॉस साइन फंक्शंस वगैरह, नॉट पाइथागोरस, और हमारा आंसर आ गया वी मैक्स इज इक्वल टू √2GL 1 माइनस कॉस थीटा। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है, यूज़ हो जाता है एज इट इज़। देखते हैं, इन अ सिंपल पेंडुलम द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इज़ रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ls। t l से कैसे रिलेट होता है एक सिंपल पेंडुलम में, देखते हैं। t इज़ इक्वल टू 2π√L/g, यानी कि t जो है वो इन्वर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l की पावर 1/2 से, यानी हमें से होता है ना t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, तो इसकी पावर हटा दो तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाता है, वही है। दोनों को स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, क्या हो जाएगा t² प्रोपोर्शनल टू l, यानी कि t² इज़ इक्वल टू KL। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं ना तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है वो कांस्टेंट। ठीक है, t² इज इक्वल टू K/L। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको इधर लेके चली गई, L/T² कर दिया, बिकॉज ना हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं ये अपने ऑप्शंस देखे कि यहाँ पे ना L ऊपर दे रखा है, तो मुझे L को न्यूमरेटर में ही रखना है, तो L/T² विल बी इक्वल टू 1/K। k इधर आएगा, t² इधर आया था, तो है ना, तो ये 1/K है। अब 1/K 1 अपॉन एनी कांस्टेंट इज़ व्हाट, ऑल्सो अ कांस्टेंट। 2 एक कांस्टेंट है ना, कोई भी नंबर क्या होता है कांस्टेंट होता है, और अगर 1 अपॉन कोई भी नंबर करेंगे तो क्या होता है वो भी कांस्टेंट होता है, तो 1 अपॉन अ कांस्टेंट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो L/T² इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज़ आवर आंसर, L/T² इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, मतलब ईजी, ऐसे क्वेश्चन हमेशा करके आया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, यानी कि जो m' है वो 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मास है। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, और जो l' है वो हाफ है ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ के, दैट न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2। तो न्यू टाइम पीरियड आ रहा है ऑसिलेशन का, वो आ रहा है x/2 न्यू टाइम पीरियड। तो ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या था, टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, सॉरी, जो न्यू टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है x/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड विच इज़ t। तो हमें निकालनी है t की वैल्यू क्या थी। ओके, लेट्स कैलकुलेट। t क्या होता है 2.2L/g होता है, हमें पता ही है। सो t इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। पहले हमें ये भी दिया था कि मास उसको इंक्रीज़ कर दिया थ्राइस, इससे क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो m से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, l से क्या फ़र्क पड़ रहा है कि l अब हाफ हो गया है ना, और L ऊपर होता है, तो अगर हाफ हो गया है तो टाइम पीरियड कम होगा, इतना तो पता चल गया है। ठीक है, सो द टाइम पीरियड जो न्यू है वो x/2 टाइम्स है ओरिजिनल टाइम पीरियड के, ये तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, है ना। t इज इक्वल टू 2π√L/g करते हैं, t' हो जाएगा 2π√L/2g, है ना, नया वाला डाल दिया इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे 2π√L/2g को, which is equal to this is t dash and this is also equal to x/2t. We solve this out, ठीक है, and we get the answer as √1/2 is equal to x/2। ठीक है, अब √1/2 x/2 के बराबर है, स्क्वायर कर दें दोनों साइड्स को, तो 1/2 क्या हो जाएगा x²/4, x² की मतलब वैल्यू क्या है 2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ईजी, मतलब समझ आया ना कैसे निकाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, हमें बोला कि मास बढ़ा दिया, तो मास बढ़ाने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है मास के। लेंथ कम कर दी, लेंथ कम करने से थोड़ा डिफरेंस होता है, और इसने बोला कि x/2 टाइम्स है ओरिजिनल टाइम पीरियड के। ओरिजिनल टाइम पीरियड हमने कहा हमें पता है कि 2π√L/g होता है, नया टाइम पीरियड 2π√L/2g हो जाएगा। इन दोनों को रिलेशंस थे, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, वी गॉट आवर आंसर ऑफ x। ठीक है, ओके, और दैट्स इट
फॉर पेंडुलम हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, लाइक हमने बहुत सारे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स तो कवर किए हैं. मैं एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस वो कर देती हूँ ब्रीफ, कि तुम्हें एक एक क्वेश्चन में क्या क्या याद रखना है. इस क्वेश्चन में तुम्हें ये याद रखना है कि ये है, टाइम बढ़ता है या कम होता है, मतलब टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है जी के साथ. टाइम तब कम होता है जब जी इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है. और जी इफेक्टिव कब बढ़ता है, जब जैसे कि अगर ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन है तो उसमें बेसिकली जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तब जी इफेक्टिव बढ़ता है और टाइम पीरियड कम हो जाता है ना, मूव्स अप. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है कि ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना था, जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर. ईजी फॉर्मूला, याद रखना. देन इसमें तो बस वही था, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए था, वही लिफ्ट वाली चीज़ फर्स्ट क्वेश्चन से ही आ जाएगा ये क्वेश्चन. दूसरे वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ये आना चाहिए कि अगर वो नीचे जा रही है तो ऊपर की तरफ उसमें फोर्स लग रही है और एक नीचे की तरफ लग रही है, ये एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, ऐसे करके. और हाँ, इस क्वेश्चन में तुम्हें वेलोसिटी याद रखनी है. वी क्या होती है हमारे पास, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये हमारी होती है वेलोसिटी, याद रखनी है. फिर आता है फेज़ डिफरेंस का क्वेश्चन. फेज़ होता है ओमेगा टी और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t. ये भी मैं लिख देती हूँ, ये भी याद रखना है तुम्हें. वैसे ये SHM का है इसलिए मैंने लिखा था, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इज ऑल्सो इक्वल टू 2π/टाइम पीरियड. ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ठीक है. वो है क्योंकि यहाँ पे भी यूज़ होती है. फाई होता है फेज़ डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू ओमेगा टी. फेज़ डिफरेंस होता है, ये फाई फेज़ है और इसका जो हमें क्वेश्चन बोला फेज़ डिफरेंस निकालना है, यानी कि फेज़ के बीच में डिफरेंस, दो फेज़ है उनके बीच का डिफरेंस क्या है. तो जो फेज़ डिफरेंस होता है वो होता है φ1 माइनस φ2. φ1 की वैल्यू डाली मैंने, φ2 की वैल्यू डाली मैंने, टाइम पीरियड बदल के इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया मेरा. और ये चीज़ तुम्हें और याद रखनी है कि रेडियंस और डिग्रीज में क्या रिलेशन होता है. पाई होता है 180 डिग्री, π/2 होता है 90 डिग्री, बस वही चीज़ है. 7th क्वेश्चन में तो तुम्हें इसको पूरा याद रख लो तो वही अच्छा है. ये पूरा क्वेश्चन ही याद रखने वाली चीज़ है कि जब एक पॉइंट से छोड़ते हैं तो उसकी जो नीचे सबसे नीचे वेलोसिटी होती है वो होती है √2gl 1 माइनस cos थीटा, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें आना चाहिए. और एक कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें कभी कन्फ्यूजन होती थी तो जो 1/any कांस्टेंट इज़ ऑल्सो इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि मास पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी चीज़ें तुम्हें पता थी. सो यू कैन डू नाउ, यू कैन सॉल्व आई थिंक एवरी क्वेश्चन ऑफ पेंडुलम तुम कर सकते हो अगर वो इन सारे टॉपिक से आया है तो. इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो जो चीज़ मैंने बताई लास्ट में उन्हें अच्छे से पढ़ लेना. और कोई डाउट हो तो यू कैन ऑल्सो ऑलवेज यूज़ आर कमेंट सेक्शन, ठीक है. ऑल्सो यू कैन चेक आउट द सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमने उससे लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर प्रेडिक्ट किया था. ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, थैंक यू.